तो है एवरीवन, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आरईसीटी एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2023 एक बार फिर से आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर दें। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आने वाले हैं। आपसे उम्मीदें रहेगी कि आप भी सभी क्वेश्चन के कमेंट जो है ऑफलाइन के रूप में जरूर दे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे दिख रहा है कि इनमें से कौन सा एक वैध कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है, यानी कि आप जो है किस किस के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को अपने प्रोजेक्ट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, प्रोजेक्टर के साथ में आप कंप्यूटर ओनली से कर सकते हैं, डुप्लीकेट से हो सकता है, एक्सटेंड से भी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन आपको दे रहा है कौन सा, इन्वर्टेड, ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको अवेयर रहना है। आगे फिर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ रहा है कि एलसीडी एक प्रकार का प्रोजेक्टर होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, आप सभी को पता रखना है कि भाई जो एलसीडी है ये एक प्रकार का नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड प्रोजेक्ट होता है, यानी कि आपको ऑप्शन जो बी दिख रहा है यहाँ से आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, आप अगर क्या करना चाहते हैं कि आप किसी भी पेजेस की अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप देखना चाहोगे कि मेरा प्रिंट निकालने से पहले मेरा पेज कैसा दिखेगा। तो यह जानने के लिए आपको प्रिंट लेआउट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करना होता है, जहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प मिलता है। तो ऑप्शन बी जो है आप सभी के लिए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, यह आपका एक मूल तस्वीर प्रबंधित सॉफ्टवेयर होता है जहां से आप अपने पिक्चर की एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो ई आप सभी को दिख रहा है बिल्कुल यहाँ से करेक्ट विकल्प माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है। तो देखो, यहाँ से HDMI का पूरा नाम आप सभी से पूछा है और आप सभी को याद रखना है कि इसका जो पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। और ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। कभी कभार आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि HDMI में HD का मतलब क्या है, तो आपको पता रखना है हाई डेफिनेशन होता है, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो सबसे पहले तो आपको पता रखना है कि सीडी का पूरा नाम तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अगर डीवीडी पूछे तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। और इसमें आप जो है फाइलों को कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी बर्निंग कहलाती है। लेकिन कभी अगर पूछे कि बूटिंग क्या होती है, तो बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि जो आपके सामने वीजे कार्ड होता है, यानी वीजे एक पिन का प्रकार है और इसके अंदर आपके कितने पिन दिए होते हैं। एक केबल का प्रकार है और इसमें जो है आपके 15 पिन आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभार डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन होगा कि वीजे का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको पता रखना है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से एक सीडी या डीवीडी की जो है प्रचलित क्षमता नहीं है। और सीडी और डीवीडी की यहाँ से जो है आपकी प्रचलित क्षमता कौन सी नहीं होगी, तो 13 GB नहीं होती, बाकी 630 MB भी होता है, 4.7 GB भी होता है और आपका 9.4 GB भी होता है। आगे बात करते हैं कि निम्न में से वह कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है। यानी कि अभी आपसे बेसिकली पूछा है कि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका जो प्रिंटर आप सभी को दिख रहा है ये यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है कि पेजेस को प्रिंट करके बाहर देने का काम करता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती है। तो जब भी आप विंडोज़ 10 में काम कर रहे हो और आप किसी भी फाइल को लॉक करना चाहते हैं तो आपको फोल्डर लॉक विकल्प का इस्तेमाल करना होता है। जहाँ से विंडोज़ डिपेंडर पूछे तो ये रियल टाइम एंटीवायरस होता है और कोर्टाना अगर पूछे तो ये वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। देखो, आउटलुक के 3 अकाउंट होते हैं, POP3 भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस भी होता है और जो है आपका IMAP होता है। ये 3 आपके आउटलुक अकाउंट होते हैं। यहाँ से अगर कभी यूँ पूछे आपसे
कि व्यापार सेटिंग में किसका इस्तेमाल होता है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस के साथ में जाना है। अगर यूँ पूछे कि निजी ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए कौन सा होता है, तो POP3 के साथ में आपको जाना होता है। तो ये दोनों बातें यहाँ से आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आमतौर पर किस प्रकार का निजी ईमेल खाता निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए होता है। तो यहाँ से POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आप सभी का बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। IMAP का पूरा नाम इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, जबकि अगर HTTP पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 पर फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल या फोल्डर पे जो चिपे दृश्यमान है उसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ से जो व्यू है, व्यू ऑप्शन का उपयोग करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ईमेल में BCC विकल्प का मतलब क्या है। तो देखो, ईमेल का सबसे पहले पूरा नाम सभी को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। BCC अगर पूछे ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन बी के अंदर ही दिख रहा है। अगर पूछता है कि CC का मतलब क्या है, तो कार्बन कॉपी होता है, और दोनों के द्वारा आप जो है एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही मेल को एक साथ भेज सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किस कंट्रोल पैनल या सेटिंग का विकल्प उपयोग करके इंस्टॉल किया जा सकता है। तो कंट्रोल पैनल में जाना है, फिर हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस का उपयोग करके आप जो है ऐड प्रिंटर कर सकते हैं। सेकंड विकल्प आपके सामने होता है कि सेटिंग में आप जाओगे, डिवाइस करोगे, फिर प्रिंट एंड स्कैनर करके ऐड प्रिंट एंड स्कैनर करके ये भी हो सकता है। तो ए व बी दोनों विकल्प यहाँ से आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विंडोज़ 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प होते हैं। तो देखो, अगर आपको क्या करना है, आप अगर विंडोज़ 10 में किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडो स्टोर से हो सकता है, इंटरनेट से भी हो सकता है, CD DVD से भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी आप सभी का बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपकी कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय वापस लाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो सिस्टम रीस्टोर का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके फाइलों को आप पुनः जो है बैकअप कर सकते हैं। आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पे कि विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपसे बोला कि इंटरनेट से हो सकता है, विंडो स्टोर से भी हो सकता है, और CD या फाइल से भी हो सकता है, पेन ड्राइव वगैरह से। लेकिन जो वर्ड की फाइलें हैं यहाँ से आप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी जो है ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प होगा, यानी वर्ड की फाइलों का उपयोग करके आप नहीं कर सकते, बाकी सारे काम हो सकता है। आगे फिर बात करते हैं कि यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। देखो, विंडोज़ 10 को जब भी आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आपको दो टाइप की यूज़र अकाउंट इस्तेमाल में आएंगे। एक का नाम होता है स्टैंडर्ड, जबकि दूसरे का नाम होता है एडमिनिस्ट्रेड। जो स्टैंडर्ड होता है आपका एक बेसिक अकाउंट होता है, जबकि अगर एडमिनिस्ट्रेड की बात करें तो ये आपका एक प्रशासनिक अकाउंट होता है जो आपके विंडोज़ 10 की हर एक सेटिंग तक पहुँचने का काम करता है। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न विकल्पों में से आप किसी प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं। तो अनइंस्टॉल्ड करने के लिए आप सेटिंग ऐप्स में जाके, सर्विस में जाके फिर आप अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं। और दूसरा काम ये भी हो सकता है कि आप कंट्रोल पैनल को क्लिक करो, फिर प्रोग्राम में जाके प्रोग्राम एंड फीचर करके भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए व बी दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूज़र नेम की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे। तो देखो, जब भी क्या होता है कि आपके पास में अगर कोई ईमेल प्राप्त होती है और उसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, तो इस प्रकार के जो है साइबर अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। तो इस फिशिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसको, जो भी आपके पास में ईमेल प्रदाता हैं, प्रोवाइडर हैं, उसको आप लोग क्या करेंगे, फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे, ताकि क्या होगा कि आपकी निजी जानकारी उन तक नहीं पहुंचेगी। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो आपसे बोला है ऐसा, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प राइट होगा आपका? हैकर्स यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वायरस जो है सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है लेकिन रेप्लिकेट करके पहुँचाता है। ये इतनी सी बातें भी आप सभी को क्लियर होनी चाहिए।
आगे क्वेश्चन की एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। तो मजबूत पासवर्ड जब भी आपसे पूछे तो कम से कम उसके अंदर 8 तो वर्ण होने चाहिए और आपके कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर हो सकते हैं, संख्या और वर्षों का संयोजन भी हो सकता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। तो आपके सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट 2000 को लाया गया था। इतनी सी बातें सभी को अगर क्लियर हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो संक्षिप्त और उचित विषय जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी वाला, यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित जो कानून है, तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि आईटी एक्ट जो 2000 है ना, इनको किसके लिए, आईटी एक्ट को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। और इसका जो आईएसओ स्टैंडर्ड होता है वो कौन सा होता है, 27001। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको क्लियर रखना है। आगे फिर यही क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का जो आईटी का मानदंड है, आईएसओ मानक है, वो कौन सा है। तो 27001 ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला कर सकता है। तो यहाँ से जो है आपका विज्ञापन के माध्यम से अगर पूछे तो मेलवर्टाइजिंग आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर पूछे डिनाइल ऑफ सर्विसेज, तो ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को ओवरलोडिंग करने का काम करता है। और वेब हमले आपको पता ही है कि वेबसाइट के द्वारा आपके कंप्यूटर पर अटैक किया जाएगा। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपके द्वारा जो चाही गई वेबसाइट है उसकी जगह किसी अन्य वेबसाइट पर आपको ले जाने का काम किया जाता है। तो ऐसा कब होगा, जब डीएनएस पॉइजनिंग आएगा। यानी कि आप अगर किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और आपको अचानक किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाने का काम किसका होगा, डीएनएस पॉइजनिंग का होगा। तो फिशिंग की बात करते हैं तो व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपकी डीओबी हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम वगैरह, ये सारी बातें इसमें पूछी जाती है और आपके सिस्टम पे अटैक किया जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक मेलवेयर का कार्य नहीं है। तो मेलवेयर डाटा को नष्ट भी करता है, डेटा को चोरी भी करता है, लेकिन रिकवर करने का काम इसका नहीं होगा। तो जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करने का काम करता है और संबंधित सूचना का आदान प्रदान करने का काम करता है। यहाँ से स्पाईवेयर आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगर ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि स्वयं तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी अन्य मेलवेयर को आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर देता है और वायरस प्रतिलिपि बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कि किस प्रकार का साइबर अटैक आपसे आपकी जानकारी जैसे आपके डीओबी है, पासवर्ड है, आदि की मांग की जाती है। तो अभी मैंने बोला ऐसा कौन सा है, फिशिंग है। मेलवर्टाइजिंग में विज्ञापन आएगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज में कंप्यूटर को ओवरलोडिंग किया जाएगा और पासवर्ड अटैक में आपके पासवर्ड के साथ में हम जो है अटैक किया जाएगा। आगे फिर बात करते हैं कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको स्लाइड शो को देखना है तो आपको F5 प्रेस करना होगा, फंक्शन कुंजी। और अगर करंट स्लाइड का आपसे अगर पूछता है तो शिफ्ट के साथ में क्या होता है, F5 होता है। और इसके बाद में इसका जो एक्सटेंशन होता है .ppt होता है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। इतनी सी बातें क्लियर, मीन्स आपका एग्जाम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करवाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो जब भी पूछे डुप्लीकेट स्लाइड तो कंट्रोल+D प्रेस करोगे। अगर यूँ पूछे कि नई स्लाइड को इंसर्ट करवाने के लिए तो कंट्रोल+M किया जाता है। कंट्रोल+ के जो है आपका हाइपरलिंक का होता है, कंट्रोल+F जो है आपका फाइंड नेक्स्ट के लिए होता है। इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बोला है कि निम्न में से किस कुंजी के द्वारा आप पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण में किसी भी नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं। तो नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल+M हो जाएगा। कंट्रोल+N नई फाइल को खोलने के लिए होता है और कंट्रोल+O जो है आपके ओपन के लिए होता है, कंट्रोल+P आपका प्रिंट के लिए होता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।